friends, welcome back on the online platform of सरस्वती एकेडमी। जैसा कि टेंसेज की एक सीरीज में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार वर्ब्स की एरर्स निकाली जाती हैं, किस प्रकार वर्ब के ब्लैंक फिल किए जाते हैं, किस प्रकार वर्ब के पैटर्न हम ढूंढते हैं। उसी सिलसिले में आज टेंसेज में वर्ब ब्लैंक को लेकर, जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, टेंसेज में वर्ब ब्लैंक को लेकर मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, वर्ब ब्लैंक का ये पार्ट 2 है। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो सामने आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, आप वहां से अपना इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा और न केवल इंग्लिश बल्कि हर एक क्लास को बड़े ध्यान से देखिए, जिससे कि हरियाणा के या एसएससी के आने वाले एग्जाम्स में आपको बिना कोई चार्ज पे किए सफलता मिलने की पूरी गारंटी है। आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कीजिए। हर एक, मेरे हिसाब से आपने नवीन सर को देखा होगा पढ़ाते हुए, आपने हमारी हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी सुनील सर की, आप एक बार उनको देखिए। निशु मैडम की हरियाणा जीके की क्लासेस देखिए, आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार की क्वालिटी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं, लेकिन यह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यह वीडियो देखने से पहले इससे पहली वीडियो देखिए, तभी आपको यह बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टेंस वर्ब ब्लैंक में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस का अर्थ होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस के लिए कोई वर्ब आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम याद करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट के लिए हम याद करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात जब आती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों ही वर्ब यूज होती हैं, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, बल्कि प्लस लगाइए, थर्ड और फोर्थ दोनों फॉर्म। अब यहां से इसके बाद हमने किया था कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो शब्द हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, जो शब्द पास्ट के बारे में बताते हैं, जो शब्द फ्यूचर के बारे में बताते हैं। उसके लिए आप पिछली वीडियो में जाइए और उन शब्दों को जानने की कोशिश कीजिए। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर मैंने लिख दिया इंडेफिनिट टेंस, यहां पर लिख दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कहां पर किस प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ब्लैंक फिल होते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे परफेक्ट टेंस से। आज का हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दैट वुड बी परफेक्ट टेंस। देखिए ध्यान से, परफेक्ट टेंस के लिए शब्द होते हैं यट, जस्ट, ऑलरेडी। यट, जस्ट, ऑलरेडी। लेकिन कुछ और शब्द भी हैं इनके अलावा, लेकिन उन शब्दों में एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि वो प्रेजेंट में अलग होते हैं, पास्ट में अलग होते हैं और फ्यूचर में अलग होते हैं। यट, जस्ट, ऑलरेडी, ये तीनों शब्द आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में मिलेंगे। अब देखिए किस प्रकार से आपको समझना है, फिर मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल लिखूंगा और आज की जो ये वीडियो है आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि आज के बाद कभी भी आपका वर्ब ब्लैंक गलत नहीं हो सकता। अगर गलत हुआ तो जिम्मेवार मैं हूं, अगर गलत हुआ तो जिम्मेवार हम हैं, पर आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार वर्ब के ब्लैंक फिल होते हैं। आपको इससे पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जहां मैंने बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ब्लैंक कहां कैसे फिल होते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा यट, जस्ट, ऑलरेडी, 3 वर्ड। अप टू नाउ, टिल नाउ, टिल दिस मोमेंट,
ये कुछ शब्द लिख दिए मैंने आपके सामने जो परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं, जो परफेक्ट टेंस को दिखाते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। जो आप परफेक्ट में समझेंगे कॉन्टिन्यूअस में भी काम आएगा, और इंडेफिनिट का तो मैटर ही अलग है। इंडेफिनिट तो जब आप समझेंगे आपको यह लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें मजा आ गया। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा, एक तरफ लिखा प्रेजेंट। आप मुझे यह बताइए, थोड़ा थोड़ा सा आपने सभी ने स्कूल में नरेशंस के बारे में पढ़ा होगा, और नरेशंस में एक टर्म आती थी कि नाउ को देन में बदल दो। ऐसा कब होता था? जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना चाहते हैं। यानी अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है अप टू नाउ, तो वो पास्ट में क्या हो जाएगा? अप टू देन। पास्ट में क्या हो जाएगा? अप टू देन। दूसरा पॉइंट, अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है टिल नाउ, तो ये पास्ट में क्या हो जाएगा? टिल देन। टिल देन, THEN। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि THAN देन भी होता है, बट दैट इज यूज्ड ओनली फॉर कंपैरिजन। वो केवल कंपैरिजन के लिए एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है। अब देखिए ध्यान से, तीसरा पॉइंट है, यहां लिखा हुआ है टिल दिस मोमेंट। कुछ याद आया दिस से? हाँ सर, दिस जो है ये तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट में दिस का क्या हो जाता है? दैट। तो हम लिखेंगे टिल दैट मोमेंट। टिल दैट मोमेंट। सबसे पहले आप इन शब्दों को नोट कीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज वर्ड्स कि कौन सा प्रेजेंट में होता है, कौन सा पास्ट में होता है। यहां पर जो ये यट, जस्ट और ऑलरेडी है, ये आपके तीनों टेंसों में मिलेंगे। इनके सामने मैं लिख देता हूं, तीनों टेंस में मिलेंगे ये आपको। आप एक बार इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स लिखते हैं परफेक्ट टेंस के। एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही डैश ओपन द विंडो। क्या इस सेंटेंस को देखने से आपको यह पता चल रहा है कि यह किस टेंस में है? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि क्या आप बता सकते हैं कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? यहां कोई पास्ट का शब्द तो है नहीं। अब फिर पास्ट के शब्दों की बात आती है, फिर मैं कहूंगा कि आप पिछली वीडियो एक बार देख के आइए, तो आपको पता होता कि पास्ट के लिए शब्द होता है लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, बिफोर, अगो। क्या यहां कोई फ्यूचर का शब्द है? नहीं, फ्यूचर का भी कोई शब्द नहीं है। फ्यूचर के लिए शब्द होता है नेक्स्ट, अपकमिंग, फॉलोइंग, टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा किस में चला गया? प्रेजेंट में। लेकिन अब केवल आपको यह नहीं देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यह भी देखना है कि सेंटेंस के साथ क्या कोई ऐसा शब्द आया हुआ है जो यह बता दे कि हमारा सेंटेंस परफेक्ट में है। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा, ही डैश जस्ट ओपन द विंडो। ये एक सेंटेंस लिख दिया। तो यहां आपको इतना तो पता पहले ही चल चुका है कि सर ये सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट में। और जस्ट देखने से आपको यह पता चल गया कि यह सेंटेंस हमारा किस में है सर? परफेक्ट में। अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट है और परफेक्ट है। जब हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसके लिए मैं आपको शायद आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, जहां मैंने आपको इनके लिए वर्ब्स बनानी बता रखी है कि किस प्रकार है। वो आप सेकंड या थर्ड वीडियो होगी मेरी वर्ब पैटर्न के नाम से, वहां आप एक बार जाके देखिए। तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट के लिए हैज हैव, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है।
सब्जेक्ट है ही के साथ आएगा हैज, दैट्स ऑल। इधर इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, तो हो गया ब्लैंक फिल। कितना आसान है। देखिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। मैंने लिखा ही, चलो बार बार ही क्यों, हम कुछ और लिखते हैं, दे से शुरू करते हैं। दे कम, दे डैश या ब्लैंक नॉट डैश कम अप टू दैट मोमेंट, अप टू दैट मोमेंट। बड़े ध्यान से एक बार सेंटेंस को पढ़िए, बहुत ध्यान से, क्योंकि जब आप ब्लैंक्स फिल करते हैं तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर छिपी हुई होती है। यह सेंटेंस आपको सब कुछ बताएगा कि आप किस टेंस में वर्ब फिल करें, आप उसके किस पार्ट में वर्ब फिल करें। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सेंटेंस को देखने से आपको क्या पता चलता है। सर मैंने देखा दे, ये टेंस नहीं बता रहा, यह बता रहा है कि यह प्लूरल है और वर्ब प्लूरल आएगी, इसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी। नोट, सर नोट ने इंफॉर्मेशन दी कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनने वाला है। उसके बाद कम तो अभी है ही नहीं सेंटेंस का पार्ट, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि वो फिल करना है, अभी सेंटेंस में नहीं है। अब लिखा हुआ है अप टू दैट मोमेंट। सर इस दैट से मुझे कुछ पता चलता है कि अप टू दैट मोमेंट, ये दैट ये बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में चला गया, और पास्ट के भी किस पार्ट में चला गया, दैट इज पास्ट परफेक्ट। किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में सर हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हम क्या लिखेंगे अब, दे हैड नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म। देखिए कम की सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म दोबारा से फिर कम ही होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे कम। बताइए आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। यानी आपको यह देखना है कि यहां पर जो शब्द आए हैं वो शब्द हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। परफेक्ट टेंस ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये टेंसेज की मेरी 8वीं वीडियो है। 7 वीडियो में पहले टेंसेज को लेकर बना चुका हूं। वहां आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं बता चुका हूं परफेक्ट होता क्या है। कभी आप ये सोचे कि अभी मैंने बताया ही नहीं कि परफेक्ट क्या है। जो काम हो चुका है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, जिससे आपको पहचान आएगा कि परफेक्ट होता क्या है। अभी मैं केवल ब्लैंक फिल करूंगा। एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को साथ साथ नोट करते रहें। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, मोहन डैश सबमिट असाइनमेंट अप टू मंडे नेक्स्ट वीक। ये लिख दिया भाई। अच्छा थोड़ा सा ना ए छोटा कर लीजिए, ये मैं पंक्चुएशन कराऊंगा तो उसमें आपको ये बता दूंगा, इट वाज अ पंक्चुएशन एरर। देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर मोहन ने मुझे बताया कि सब्जेक्ट है सर सिंगुलर। एक जानकारी, हर शब्द से देखते जाइए कि कौन सा शब्द क्या जानकारी देता है। सबमिट अभी इसका पार्ट है नहीं, असाइनमेंट ने इसका कोई रोल अभी है नहीं। असाइनमेंट वैसे यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, आप इसको ऑब्जेक्ट के नजरिए से देख सकते हो, अभी इसका कोई रोल नहीं। आगे आइए, अप टू मंडे, मंडे तक, यहां मुझे पता चला कि ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। और इस नेक्स्ट ने मुझे बताया कि सर ये तो बात ना फ्यूचर की हो रही है, यानी क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हुआ। क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हुआ। अब बड़े ध्यान से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए
सेल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या लिख देंगे, मोहन विल हैव सबमिट की फिर थर्ड फॉर्म, दैट वुड बी सबमिटेड, सबमिटेड। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर सेल क्यों नहीं लिखा। सेल का जो यूज है वो केवल आई और वी के साथ होता है, बाकी हर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो परफेक्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट से कॉन्टिन्यूअस की तरफ और फिर कॉन्टिन्यूअस से आते हैं इंडेफिनिट पे। तो बड़े ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझते जाएं। अगर किसी का कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल श्योरली गेट आंसर। जैसे ही हम कमेंट देखेंगे हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अकेडमी, यू कैन कंसल्ट विद अस। और अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास टाइम है, अगर किसी बच्चे के पास रिसोर्सेज हैं, अगर कोई बच्चा पैसे खर्च कर सकता है तो ही कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन बैचेज। वह हमारे ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट सामने होता है। और जब टीचर और स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अभी संदीप सर ने आपको मैथ पढ़ाया, संदीप राणा सर, और मैथ का कोई एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि डाउट मिलेगा नहीं आपको कोई, लेकिन छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया, आपने कमेंट किया, उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप आ सकते हैं, तो आप एकेडमी विजिट कीजिए, आप उस एक पॉइंट को भी सॉर्ट आउट हमारे से करा सकते हैं, इफ टीचर वुड बी अवेलेबल एट दैट पॉइंट। परंतु अगर आप रेगुलर स्टूडेंट ऑफलाइन बन जाते हैं तो फिर यू विल श्योरली सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर तो आपकी इस तरह की समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी हमारे पास आइए, क्वालिटी को महसूस कीजिए। इट्स नॉट द एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब इट्स नॉट द एड, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू। आप ऑनलाइन में पढ़िए, बहुत अच्छा है, बट ऑफलाइन वाली इंटरेक्शन को भी अगर आप महसूस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग लर्निंग में टीचर स्टूडेंट का एक इंटरकनेक्शन हो, तो यू कैन ज्वाइन, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो। गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। देखिए अब हमने लिखा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा समझते हैं, यहां से धीरे धीरे फिर इंडेफिनिट की तरफ बढ़ेंगे और इंडेफिनिट पे हम कर देते हैं सम अप। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक चीज तो पक्का आती है सभी के मन में कि वो आईएनजी वाला भाव आता है, आईएनजी लगाना है। क्योंकि एक ना बचपन से आदत होती है, कई बार हमें वर्ब तो याद होती नहीं, लेकिन फिर भी हम करिंग मतलब आईएनजी लगा के हरियाणा में हिंदी वाले शब्दों पे ही आईएनजी लगा लेते हैं और उससे कॉन्टिन्यूअस का भाव आ जाता है हमारे अंदर। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टडिंग, बट क्या बस इतना ही कॉन्टिन्यूअस है कि आपने आईएनजी लगाना है? नहीं, अंतर है। पहली बात तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी अगर आप लगाओगे तो आप मेरे साथ उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, आप इसको फर्स्ट प्लस आईएनजी नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हैं बट नहीं बोलेंगे तो बेहतर है। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का भी एक रोल होता है। बी वर्ब शायद मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेरी बिल्कुल पहली वीडियो में
मैंने आपको वर्ब एरर के नाम से टॉपिक कराया। पहली तो सिलेबस की है, सिलेबस के बाद दूसरी है वर्ब एरर के नाम से। आप एक बार उसको जरूर देखिए और उसका भी लिंक आपको इधर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, हर वीडियो का लिंक मिलेगा। और मैं आपसे बार बार यह अनुरोध करता हूं कि केवल इंग्लिश नहीं, आप और सभी क्लासेस को भी लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। क्योंकि शिक्षा का मतलब है जब फालतू की बकवास ना हो, फालतू की बकवास ना हो। देखिए हमारे बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स में जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। जैसे हरियाणा से चलकर बच्चा दिल्ली मुखर्जी नगर गया, उत्तर प्रदेश से चलकर बच्चा दिल्ली मुखर्जी नगर गया, राजस्थान से चलकर बच्चा दिल्ली मुखर्जी नगर गया। वहां उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया और अगर कोई टीचर खड़ा होके वहां 1-1.5-2 घंटा बकवास कर दे, बच्चे हंसते रहें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि उनका फ्यूचर क्या है। पढ़ाई तो अच्छा है वहां, ऐसा नहीं है कि आपको टीचर अच्छे भी मिलेंगे, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूं जो केवल टाइम पास कराते हैं। आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, लेकिन आपको यह देखना है कि किस चैनल पर, यह ना देखिए कि किसने अब शुरू किया है किसने बाद में, नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ये देखिए कि कहां पर व्यू कम है कहां पर ज्यादा है। आप ये देखिए कि आपको कंटेंट कहां मिल रहा है, क्योंकि व्यू तो पता नहीं कहां आ जाए। वल्गैरिटी पे दुनिया भागती है, लेकिन हम उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हम एक इस तरह की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि अगर भाई बहन इकट्ठे बैठे हैं तो वो इकट्ठे पढ़ सकते हैं, माता पिता के साथ बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। इस तरह का कंटेंट आपके सामने होगा। इस बात पर हमारा विशेष ध्यान होगा। सरस्वती एकेडमी की मैनेजमेंट और पूरी टीम का इस बात पे विशेष ध्यान है। देखिए अब ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। परंतु हमें याद करना है पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए शब्द कौन कौन से होते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए शब्द होते हैं, मैं अभी लिख देता हूं आपके सामने, नाउ, एट दिस मोमेंट, लेकिन फिर वही समस्या आपके मन में आएगी, सर ये नाउ जो है, ये दिस मोमेंट जो है, ये तो दोनों ही हमें ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट की बात होगी, तो इसलिए इनको भी डिवाइड कर देते हैं। इधर लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए क्या शब्द यूज होंगे कॉन्टिन्यूअस में, और इधर लिख देते हैं पास्ट के लिए। अच्छा, आपके मन में ना एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने ना फ्यूचर के लिए नहीं लिखे। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आगे हमेशा याद रखना, फ्यूचर और प्रेजेंट के रूल एक जैसे होते हैं, बस फ्यूचर में विल सेल का प्रयोग कर दिया जाता है और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम चलते रहते हैं। याद रखना है आपको इस बात को। देखिए प्रेजेंट में मैं लिखता हूं नाउ, केवल नाउ शब्द। देखिए परफेक्ट वाले और इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि मर्ज होगा। प्रेजेंट के लिए लिखा नाउ, पास्ट में क्या हो गया देन, और फ्यूचर में क्या हो गया फिर से नाउ, सेम रहेगा। फिर मैंने लिखा एट दिस मोमेंट, यहां पर क्या हो गया एट दैट मोमेंट, और यहां पर फिर वही हो गया एट दिस मोमेंट। तो अब मैं फ्यूचर वाले नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, आपको समझना पड़ेगा, इतना तो समझ बनानी पड़ेगी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के रूल एक जैसे होंगे। मैंने लिखा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ। अगर ये कहीं भी आता है तो फिर बात किसकी हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की। देन और एट दैट मोमेंट आया हुआ है तो किसकी बात हो रही है, पास्ट की। एट पास्ट जनरली कम यूज करते हैं बट आप कर सकते हैं। टुडे,
टुडे। टुडे का मतलब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही है, बट यस्टरडे यहां का पार्ट नहीं है। यस्टरडे इज नॉट द पार्ट ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का तो है, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। बात क्लियर है? अब लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप वीडियो को पॉज करके और ये सब कुछ नोट करते रहें। अभी मैं लिखता हूं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर उन एग्जाम्पल्स से समझेंगे। देखिए बड़े ध्यान से। एक स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है तो उसके मन में ना बहुत से विचार होते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स, जो बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं। जिनको पता है तो ही विल आइडेंटिफाई द क्वालिटी, उसको तो क्वालिटी से पता चल जाएगा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट शुरू करता है तो उसको ये तय करने में बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किस टीचर से पढ़ूं, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है यूट्यूब का, बहुत एक वाइड रेंज है ऑनलाइन में। किससे पढ़ूं, किसको सेलेक्ट करूं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हो सकते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हो सकता है कि कोई टीचर दिल्ली पढ़ाता है, कोई टीचर उत्तर प्रदेश में पढ़ाता है, कोई टीचर राजस्थान में पढ़ाता है, वो हमारे से अच्छा कंटेंट रखता हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको समझ आएगा। आपको समझ वो आएगा जो आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएगा, जिससे ये लगेगा कि हां मैं समझ सकता हूं। आप ये देखिए कि क्या आपके अंदर से वो आवाज निकल रही है कि हां दिस इज द टीचर फॉर मी, ये मुझे वास्तव में पढ़ा ही रहा है। ये देखिए आप, पैसा वेस्ट करने से सरकारी नौकरी नहीं लगती। कभी आप 1 लाख रुपए लिए मुखर्जी नगर चले गए और वहां जाकर कई बार उपहास के पात्र बने। कई जगह तो यह कहा जाता है कि हरियाणा के बच्चों को अंग्रेजी आएगी ही नहीं, हरियाणा के बच्चे तो इस सब्जेक्ट को सीखेंगे ही नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सीखने वाले बने, मैं सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा। इस बात पे गौर करें। आज आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली फॉर यू गाइज, ओनली फॉर यू एंड ओनली ड्यू टू यू, आपके लिए और आपकी वजह से। सो देखिए, कॉन्टिन्यूअस में मैंने लिखा ही डैश प्ले नाउ, ये मैंने नाउ लिख दिया। अब ही इज प्लेइंग नाउ, बड़ा आसान है, ही इज प्लेइंग नाउ। बट अगर मैं इसी चीज को लिखूं ही डैश प्ले देन, तो इस देन से आपको समझना है कि सर ये देन इंफॉर्मेशन देता है कि सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नॉट इन प्रेजेंट। अब का तब, तो यहां पर क्या आना चाहिए, ही वॉज प्लेइंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा राम डैश डांसिंग एट दैट मोमेंट। अब यहां पर अगर मैं लिखता एट दिस मोमेंट तो सेंटेंस होता प्रेजेंट में। अगर मैंने लिखा एट दैट मोमेंट तो सेंटेंस है पास्ट में। तो यहां पर लिख देंगे राम वॉज डांसिंग एट दैट मोमेंट। मेरे हिसाब से आपको कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ वर्ब्स अंग्रेजी में ऐसी होती हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, जो कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकती, और अगर उनके साथ आईएनजी लगेगा भी तो वो जीरंड की फॉर्म में एक नाउन के रूप में प्रयोग होती है। अभी मैं आपको वहां पजल नहीं करूंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल आपको यह याद कराऊंगा कि वो कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता।
जो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती, और वो वर्ब कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में प्रयोग नहीं होती। उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वर्ब ब्लैंक से थोड़ा सा दूर, वर्ब ब्लैंक से थोड़ा सा हटके। क्लियर है? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए बड़े ध्यान से, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 7-8 वीडियो बनाने के बाद बोल रहा हूं टेंसेस की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर एक्शन। दोबारा बोलूं, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर एक्शन। क्या अंतर होता है कॉन्टिन्यूस में और रेगुलर में? कई बार बच्चे सिनोनियम मान लेते हैं इसको, लेकिन सिनोनियम है नहीं है। सिनोनियम क्यों नहीं है? देखिए, रेगुलर और कॉन्टिन्यूस, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सरस्वती एकेडमी के कैंपस से पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूं तो यह है कॉन्टिन्यूस। बट मैं आपको आज पढ़ाता हूं, कल फिर पढ़ाता हूं, परसों फिर पढ़ाता हूं, तो बीच में एक गैप आ गया, एक पॉज आ गया, बीच में ना नवीन सर की वीडियो आ गई रीजनिंग की, बीच में ना गोविंद सर की वीडियो आ गई करंट अफेयर्स की, बीच में ना साइंस की वीडियो आ गई गोविंद सर की। तो क्या हुआ? मेरा काम तो कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, और अगर यह कॉन्टिन्यूस नहीं रहा और कोई काम बार बार एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रहा है, या किसी काम का एक हिस्सा आज हमने किया, उससे अगला हिस्सा कुछ एक निश्चित समय के बाद किया, फिर उससे अगला हिस्सा फिर एक निश्चित समय के बाद किया, तो उसको फिर कहा जाएगा कि दैट इज रेगुलर एक्शन। जो लगातार चल रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूस, और जो एक निश्चित समय के बाद कुछ पार्ट अब, कुछ फिर, या फिर एक ही काम आज फिर दोबारा, ऐसे अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड रेगुलर। और रेगुलर एक्शन हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और कॉन्टिन्यूस तो मैं आपको करा ही चुका हूं। तो इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं, जहां भी बात आती है इंडेफिनिट की, तो मैं अभी इंडेफिनिट पे विशेषकर मैं आपको कहूंगा कि इंडेफिनिट को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, इंडेफिनिट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ऑलवेज, शब्द आ गया रेगुलरली, शब्द आ गया डेली, शब्द आ गया हैबिचुअली। अभी ना इन शब्दों को याद करने के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। देखो, रेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब रेगुलर एक्शन कोई किसी काम को हमेशा करता है तो दैट वुड बी रेगुलर एक्शन। अभी मैं सभी पे से मार्क नहीं करूंगा। कोई किसी काम को रेगुलर कर रहा है तो इसका मतलब हमेशा करेगा, रेगुलरली करेगा, डेली करेगा, या वो काम उसकी हैबिट बन चुका होगा, हैबिचुअली। लेकिन आपको अभी तक केवल यह पता है कि पॉजिटिव रेगुलरिटी क्या होती है। कभी आपने सोचा ही नहीं कि एक नेगेटिव रेगुलरिटी भी होती है। जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। एक इंसान हर रोज चाय पीता है और एक इंसान कभी भी चाय नहीं पीता। एक इंसान हर रोज चाय पीता है,
एक कभी भी चाय नहीं पीता। आपने सुबह चाय पी, फिर आपने शाम को चाय पी, तो वो हो गया रेगुलर एक्शन। मैंने सुबह भी चाय नहीं पी और शाम को भी चाय नहीं पी, तो वो भी तो रेगुलर हुआ। अगर किसी काम को हर रोज करना रेगुलरिटी है, तो किसी काम को कभी नहीं करना भी रेगुलरिटी है, बट दैट इज नेगेटिव रेगुलरिटी। आप इस बात को समझेंगे? और इसके लिए भी शब्द यहां लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति यहां हर रोज आता है, तो यह रेगुलर एक्शन है। एक व्यक्ति यहां कभी कभार बड़ी मुश्किल से आता है, यानी वो कभी नहीं आता या एक आध बार आता है, तो वो भी तो रेगुलर हुआ, बट दैट इज नेगेटिव रेगुलरिटी। और नेगेटिव रेगुलरिटी को दिखाने वाले भी कुछ शब्द होते हैं। वो शब्द कौन से हैं? जैसे नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। ये कुछ शब्द हैं जो किसको दिखाते हैं? नेगेटिव रेगुलरिटी को। यानी ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, हैबिचुअली, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। अगर इनमें से शब्द आया हुआ है, अच्छा एक आध शब्द और होता है। जैसे देखिए, एक शब्द होता है ऑफन, एक शब्द होता है यूजुअली, एक शब्द होता है जनरली। ये सारे के सारे शब्द RELY ये होना चाहिए, जनरली। ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इनमें से कोई वर्ड आए, बड़े ध्यान से समझना, अगर इनमें से कोई वर्ड आए, इनमें से कोई वर्ड आए, तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट ही होगा, मैंने प्रेजेंट नहीं लिखा, वो इंडेफिनिट होगा। अब वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट कैसे बनेगा? ये देखिए, वो प्रेजेंट में कैसे आएगा? जैसे देखिए, ही डैश, ही यूजुअली डैश कम हियर। अब यहां पर आपने देखा कि सर यूजुअली तो आ गया, यानी यहां से तो बस एक ही बात क्लियर हुई कि ये इंडेफिनिट है। और ही से क्या क्लियर हुआ? देखिए, हर शब्द का महत्व है। ही से क्या क्लियर हुआ कि सर ये ना सिंगुलर है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, यानी वर्ब के साथ एस या ES। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर दो शब्द आए, बाकी किसी शब्द से सर हमें यह नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और अगर पता ना चले तो प्रेजेंट है, क्योंकि अगर पास्ट का शब्द होगा तो पता चलेगा कि पास्ट है, फ्यूचर का शब्द होगा तो पता चलेगा कि फ्यूचर है। अब यहां पर क्या आएगा? ही सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इसी सेंटेंस को अगर मैं इस प्रकार लिखता, ही हार्डली, इट्स द सेंटेंस नंबर 2, इट्स द सेंटेंस नंबर 1, ही हार्डली डैश कम हियर। पेन का थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, लास्ट, जिससे कि आपको अलग से दिखे, मंथ। अब देखिए बड़े ध्यान से, सर ही से तो बस फिर वही इंफॉर्मेशन मिली कि ये क्या है, सिंगुलर, और क्या लगेगा, एस या ES। हार्डली से पता चला कि सर इंडेफिनिट है, हार्डली से क्या पता चला कि इंडेफिनिट है सर, इंडेफिनिट। और फिर आगे देखा मैंने तो इस लास्ट शब्द से पता चला कि सर पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए एस या ES नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या हो जाएगा, केम। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हर किसी टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते, इंडेफिनिट को।
मैं आपको एक दो बातें और इंडेफिनिट के बारे में बताना चाहता हूं, एंड दैट वुड बी द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक। उसके बाद एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन प्रैक्टिस की वीडियो से पहले मैं अगला टॉपिक शुरू कराऊंगा अगली वीडियो में, एंड दैट वुड बी वॉइस। उस वीडियो के लिए आप इंतजार करें। देखिए, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, अब आप कहोगे कि सर ये क्या मैटर है, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इन शब्दों को हटा देता हूं, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। देखिए, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ऐसी बात जिसको पूरी दुनिया सच मानती है, पूरी दुनिया सच मानती है। एक आध एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य। लेकिन फिर वही बात मैं करता हूं, जैसे पॉजिटिव रेगुलरिटी और नेगेटिव रेगुलरिटी दो कंसेप्ट हैं, उसी प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ यूनिवर्सल फॉल्स भी होता है। पता नहीं क्यों इन सब कंसेप्ट्स को बच्चों से दूर क्यों रखा जाता है, नहीं समझ पाता मैं ये। अच्छा, अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स टुडे will come to know, I will teach you the present indefinite tense and in which universal truth is used और negative universal truth is used, तो उससे क्या कोई नया नॉलेज बन जाएगा क्या? मैं आपको आपकी भाषा में पढ़ाऊंगा, अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा। देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ एक कंसेप्ट और जोड़ते हैं, यूनिवर्सल फॉल्स। इसको भी अभी मैं आपको समझाता हूं अलग अलग दोनों चीजों को। देखिए, मैंने लिखा द अर्थ ई बड़ा कर लीजिए, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी बात को उल्टा करके लिख देता हूं, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो अब देखिए, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ और ये है यूनिवर्सल फॉल्स। तो जहां पर कंसेप्ट होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का, वहां भी इंडेफिनिट टेंस, और जहां पर कंसेप्ट होगा यूनिवर्सल फॉल्स का, वहां पर भी इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए हर एक चीज के दो नजरिए, दोनों को देखिए। मेरे हिसाब से टेंसेज का जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है, सारा का सारा प्लेलिस्ट में एट प्रेजेंट है और आपको सारा समझ आया है। अब बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं इस टीचर से पढ़ता हूं, आपके दोस्तों को भी फायदा मिलेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है टेंसेज में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, एकेडमी विजिट कीजिए। एकेडमी में ऑफलाइन हमारे बैचेज लगातार चलते रहते हैं, हम आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।